हाय बेटा, डॉक्टर सिद्धांत हियर। आज ट्रांसपायरेशन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लेकर आया हूँ। आज की एक्टिविटी है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन बाय फोर लीव्स मेथड। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट्स आपकी स्क्रीन पर दी गई हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमें 4 लीव्स की ज़रूरत होती है। इन लीव्स का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। नंबर 1, सभी लीफ का साइज तथा उनकी एज एक जैसी होनी चाहिए। नंबर 2, लीव्स डॉर्सी वेंट्रल ही होनी चाहिए, यानी ऐसी लीव्स जिनमें डॉर्सल तथा वेंट्रल सरफेसेस एक दूसरे से अलग हों। आइसो बाइलेटरल लीव्स हमें अपने एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं करनी है, क्योंकि आइसो बाइलेटरल लीव्स में अपर तथा लोअर सरफेस पर स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होता है। इस कारण इन सरफेसेस से होने वाला ट्रांसपायरेशन भी एक जैसा होता है। तो ऐसे में यदि हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आइसो बाइलेटरल लीफ का यूज करेंगे तो हमें अपर तथा लोअर सरफेस से होने वाले ट्रांसपायरेशन में कोई डिफरेंस ही नहीं मिलेगा। नंबर 3, डॉर्सी वेंट्रल लीफ का चुनाव भी हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उदाहरण के लिए पोटैटो टाइप लीफ में स्टोमेटा दोनों ही सरफेसेस पे पाए जाते हैं। इन लीव्स में अपर सरफेस पे स्टोमेटा की संख्या लोअर सरफेस की अपेक्षा कम होती है। इस तरह की एम्फी स्टोमेटल लीफ डॉर्सी वेंट्रल होने के बावजूद एक्सपेरिमेंट के लिए आइडियल नहीं मानी जाती, क्योंकि ऐसी लीफ्स में ट्रांसपायरेशन दोनों ही सरफेसेस से होगा। इस कारण हमें शार्प और क्लियर डिफरेंस नहीं मिल पाएगा। वहीं मलबेरी टाइप लीव्स जैसे आम, अमरूद, गुड़हल आदि की पत्तियां इस एक्सपेरिमेंट के लिए आइडियल मानी जाती हैं। ये लीव्स डॉर्सी वेंट्रल होने के साथ साथ हाइपोस्टोमेटिक भी होती हैं, यानी इनकी केवल वेंट्रल सरफेस पर ही स्टोमेटा पाए जाते हैं। केवल एक ही सरफेस पे स्टोमेटा होने के कारण इन पत्तियों के साथ रिजल्ट्स बहुत शार्प एवं क्लियर मिलते हैं। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर। एक बार जो पत्तियां प्रोक्योर कर ली तो सबसे पहले उनके पेटियोल के कटे सिरे पर वैसलीन लगाकर उन्हें सील कर देते हैं, क्योंकि अगर पेटियोल का सिरा खुला रह गया तो उनके थ्रू भी वाटर लॉस हो जाएगा और हम यह सही तरीके से जान ही नहीं पाएंगे कि वाटर लॉस लीफ सरफेस से हुआ है या फिर पेटियोल से। अब इन चारों ही लीव्स को हम ए, बी, सी और डी नाम दे देते हैं। लीफ ए की अपर तथा लोअर दोनों ही सतहों पर दिखाए गए तरीके से वैसलीन लगा दी जाती है। लीफ बी की केवल अपर सरफेस पर ही वैसलीन लगाई जाती है। वहीं इसके विपरीत लीफ सी की केवल लोअर सरफेस पर ही वैसलीन लगाते हैं। आखिरी लीफ टी की किसी भी सरफेस पर वैसलीन नहीं लगाई जाती। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि इस लीफ के पेटियोल को हमने पहले ही सील कर दिया था। यह लीफ हमारे एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल का काम करती है। अंत में इन सभी लीव्स के पेटियोल को दिखाए गए तरीके से धागे से बांधकर दो स्टैंड्स के बीच टांग दिया जाता है और इस सेटअप को कुछ घंटों के लिए सनलाइट में रखा जाता है। वैसे इन पत्तियों को कितनी देर रखना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन परिस्थितियों में इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि आप लैब या कमरे में ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको 2 से 4 दिन तक अपनी लीफ को रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुले में इस एक्टिविटी को कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ ही इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इस एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, जैसे तेज़ लाइट, ज़्यादा टेम्परेचर, तेज़ हवा और कम ह्यूमिडिटी में ट्रांसपायरेशन रेट बढ़ जाता है, जिससे जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। अब चलते हैं ऑब्जर्वेशन पर। लीफ ए जिसकी दोनों सरफेसेस पर वैसलीन लगाई गई थी, वहां वैसलीन ने लीफ की सतह पर वाटरप्रूफ लेयर बना दी और साथ ही स्टोमेटा को ब्लॉक कर दिया। इस कारण न तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन और न ही क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन हो सका, जिससे लीफ से वाटर लॉस नहीं हो पाया। इसी वजह से लीफ ए एज सच रही और उसमें किसी तरह का विल्टिंग या ड्राइंग सिम्टम्स नहीं दिखा। लीफ बी जिसमें केवल अपर सरफेस पर वैसलीन लगाई गई थी, वहां अपर सरफेस से होने वाला क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन तो पूरी तरह रुक गया, लेकिन लोअर सरफेस से स्टोमेटल और क्यूटिकुलर दोनों ही ट्रांसपायरेशन होता रहा। इस कारण इस लीफ में वाटर लॉस ज्यादा हुआ और लीफ में विल्टिंग सिम्टम्स दिखाई देने लगे। लीफ सी जहां केवल लोअर सरफेस पर ही वैसलीन लगाई गई थी, वहां लोअर सरफेस से होने वाला स्टोमेटल तथा क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन तो रुक गया, पर अपर सरफेस पर वैसलीन न लगाए जाने के कारण वहां से क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता रहा। हम जानते हैं कि क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन टोटल ट्रांसपायरेशन का केवल 3 से 10% भाग ही होता है।
इसलिए लीफ सी में थोड़ी मात्रा में ही सही पर वाटर लॉस जरूर हुआ। यही कारण है कि लीफ सी में हल्के ड्राइंग सिम्टम्स ही दिखाई दिए और ये लीफ बी की तुलना में देर से सूखी। लीफ डी यानी कंट्रोल, जिसकी किसी भी सतह पर वैसलीन नहीं लगाई गई थी, वहां अपर और लोअर दोनों ही सरफेसेस से क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता रहा, जबकि लोअर सरफेस पर मौजूद स्टोमेटा के कारण स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन भी लगातार चलता रहा। यही वजह थी कि इस लीफ में सबसे ज्यादा वाटर लॉस हुआ और ये सबसे पहले सूखी। अब चलते हैं रिजल्ट पर। इस एक्टिविटी में हमने पाया कि जिस लीफ पर कोई भी वैसलीन नहीं लगाई गई थी, उसमें ट्रांसपायरेशन का रेट सबसे ज्यादा रहा। इस कारण ज्यादा वाटर लॉस होने की वजह से वो सबसे पहले सूखी। जबकि दोनों सतहों पर वैसलीन लगी पत्ती में ट्रांसपायरेशन ना के बराबर हुआ और वो एक्सपेरिमेंट के अंत तक नहीं सूखी। वहीं लीफ बी की लोअर सरफेस एक्सपोज्ड होने के कारण उसमें लीफ सी की तुलना में जल्दी विल्टिंग हुई। इस तरह चारों पत्तियों के सूखने का क्रम, या ये कहूं कि चारों पत्तियों में ट्रांसपायरेशन रेट का क्रम इस प्रकार रहा: लीफ डी, लीफ बी, लीफ सी और अंत में लीफ ए। आखिरी में चलते हैं कंक्लूजन पर। ये एक्टिविटी दिखाती है कि लीफ की लोअर सरफेस पर स्टोमेटा की प्रेजेंस के कारण ट्रांसपायरेशन का रेट अपर सरफेस के मुकाबले अधिक होता है। उम्मीद है ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी। अगले किसी वीडियो में एक नई एक्टिविटी के साथ हाजिर हूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।